हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने गवर्नमेंट बजट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब ये सेकंड पार्ट में हमें न्यूमेरिकल सीखने हैं, लेकिन न्यूमेरिकल से पहले हमें डेफिशिट, है ना, डेफिशिट कितने तरह के होते हैं और बजट के टाइप्स तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताए थे, एक बार फिर से उनको देख लेते हैं। और आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल्स जब आप ये नहीं समझोगे तो न्यूमेरिकल्स में बहुत प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं आपको सारे न्यूमेरिकल्स भी करवाने वाली हूँ, ठीक है। पर उससे पहले हमें इन्हें समझना होगा। तो करें स्टार्ट। चलो देखो, गवर्नमेंट बजट 3 तरह के होते हैं, है ना। कौन कौन से? सरप्लस, बैलेंस्ड और डेफिशिट। ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था, है ना। जहां पे सरकार की रिसिप्ट और इनकम, है ना, दोनों बराबर होती हैं। रिसिप्ट और इनकम तो एक ही हुआ, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। जितना गवर्नमेंट अर्न कर रही है उतना ही खर्च कर रही हो तो वो कहलाता है बैलेंस्ड बजट। लेकिन अगर वो रिसिप्ट उसकी ज्यादा हो गई और एक्सपेंसेस उसके कम हैं, सरकार कमा रही है 50,000 करोड़ रुपए और खर्च कर रही है सिर्फ 40,000 करोड़, यानी कि 10,000 सीधे सीधे सरकार की जेब में जा रहे हैं, तो वो कहलाएगा सरप्लस बजट। ये कब होता है ऐसी कंडीशन? जब इन्फ्लेशन होता है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन की कंडीशन में लोगों के पास ऑलरेडी पैसा है, मनी सप्लाई है, तो गवर्नमेंट को और खर्चा करने की जरूरत नहीं है। इसी का उल्टा डेफिशिट, जब रिसिप्ट कम हो और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो। ये कब होगा? जब डिफ्लेशन की कंडीशन होती है, जब लोगों के पास पैसा नहीं होता है तो गवर्नमेंट को अपनी मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ता है, गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर ज्यादा करने पड़ते हैं। ऐसी कंडीशन में उनकी रिसिप्ट कम होती है और एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं, उसे कहते हैं डेफिशिट बजट। बैलेंस, जहां जितना गवर्नमेंट ले रही है उतना ही खर्च कर रही है। हमारे यहाँ ये दोनों ही कंडीशन नहीं पाई जाती। हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, हमारे यहाँ डेफिशिट बजट बनाया जाता है। कौन सा? डेफिशिट। तो डेफिशिट घाटे का बजट अच्छा क्यों माना जाता है? वाई इज अ गुड? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमसे पैसा कम ले और हम पे खर्च ज्यादा करे। दूसरी बात, हमारे यहाँ बिलो पॉवर्टी लाइन, है ना, कितने ही मतलब पॉवर्टी लाइन से भी नीचे लोग हैं जो 2 वक्त का खाना भी जुटा नहीं पाते। क्या वो टैक्स दे पाएंगे? नहीं, उन्हें खाने के ही पैसे नहीं है उनके लिए, तो वो टैक्स कहाँ से देंगे? तो यहाँ पर सरकार को इनकम कम होती है और सरकार खर्च ज्यादा करती है, इसलिए सरकार जो बजट बनाती है वो डेफिशिट बजट बनाती है। ठीक। अब डेफिशिट बजट कितने तरह के होते हैं? बजटरी डेफिशिट 3 तरह के। फर्स्ट, रेवेन्यू डेफिशिट, सेकंड, फिस्कल डेफिशिट और थर्ड, प्राइमरी डेफिशिट। जहां पे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है और उसकी रिसिप्ट कम है, उसे कहते हैं हम बजटरी डेफिशिट, घाटे का बजट। घाटे का बजट 3 तरह का हो सकता है। पहला, रेवेन्यू डेफिशिट। रेवेन्यू डेफिशिट मतलब यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू रिसिप्ट कम है, उसे कहेंगे रेवेन्यू डेफिशिट। रेवेन्यू अच्छे से हमने इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ा, जो रिकरिंग नेचर की रिसिप्ट्स होती हैं, है ना। तो रिकरिंग तरह के जो डेली रूटीन के सरकार के जितनी भी इनकम है, सरकार टैक्स लगाती है ना, पेनल्टीज लगाती है, फीस लगाती है, जो रेवेन्यू उसकी इनकम है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? सरकार सैलरी देती है, पेंशन देती है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सरकार के डेली रूटीन के खर्चे ज्यादा हैं और डेली रूटीन की सरकार की इनकम कम है, तो उसे कहते हैं रेवेन्यू डेफिशिट। ठीक है। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर,
है ना, आने वाले साल में वित्तीय वर्ष में हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहे हैं, डेली रूटीन के रेगुलर बेसिस पे गवर्नमेंट जो खर्च कर रही है वो ज्यादा है और उसको इनकम कम हो रही है, तो इसे कहेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। अब ये क्या इंप्लीकेशन करता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या बताता है? फर्स्ट, रेवेन्यू डेफिसिट ये बताता है कि गवर्नमेंट असमर्थ है, इनएबिलिटी, गवर्नमेंट की इनएबिलिटी को शो करता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कवर करने के लिए गवर्नमेंट रिसिप्ट पूरी तरह से अर्न नहीं कर पा रही है, असमर्थ है रिसिप्ट को अर्न करने में। इट इम्प्लाइज दैट गवर्नमेंट इज डिससेविंग। अब सीधी सी बात है, गवर्नमेंट के पास पैसा कम आ रहा है और खर्च उसको ज्यादा करना पड़ रहा है, तो वो या तो जो पहले की उसकी सेविंग है या दूसरी जो इनकम है और उसमें खजाने में से वो पैसा ले रही है, यानी कि सरकार क्या कर रही है? डिससेविंग। फिर गवर्नमेंट हैज टू मेक अप दिस डेफिसिट फ्रॉम कैपिटल रिसिप्ट। अब देखिए, खर्चा तो सरकार को करना है चाहे इनकम हो या ना हो, तो ऐसी कंडीशन में सरकार क्या करेगी? पैसा उधार लेगी, ठीक है, या डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट और रिकवरी ऑफ लोन। गवर्नमेंट ने जो लोन दे रखा है उसको रिकवर करके पैसा लेगी, या उधार लेकर काम करेगी, या जो कंपनी में या कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वहां से वापस पैसा निकालेगी, शेयर्स अपने हैं उनको बेचेगी, कैसे भी करके गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए पैसा जुटाएगी। तो यदि गवर्नमेंट बोरोइंग्स करती है या पैसा लाती है तो डेफिनेटली मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी, एक्स्ट्रा कंजप्शन होगा, तो वापस कौन सी कंडीशन हो जाएगी? इन्फ्लेशनरी। कौन सी कंडीशन होगी बेटा? इन्फ्लेशनरी। तो जब रेवेन्यू डेफिसिट होगा और गवर्नमेंट बोरोइंग करेगी तो फिर कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, लोगों के पास मनी सप्लाई भी होगी और महंगाई भी बढ़ेगी। अब मेजर्स टू करेक्ट रेवेन्यू डेफिसिट, सिंपल सी बात है, रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? अपने खर्चों को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। पैसे होंगे तो नहीं, बट कोशिश करनी चाहिए, और रेवेन्यू को इंक्रीज करना चाहिए। रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए नई नई पॉलिसीज बनाएगी गवर्नमेंट, है ना। गरीब लोगों पे तो टैक्स नहीं लगा सकती, लेकिन जो ज्यादा है अमरिच लोग हैं उन पर टैक्स बढ़ाने की कोशिश करेगी। इस तरीके से गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करने की कोशिश करेगी और एक्सपेंडिचर को कम करने की कोशिश करेगी, ठीक है। पहला डेफिसिट कौन सा हुआ? जहां पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और रेवेन्यू इनकम कम हो, उसे कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूमेरिकल्स में हमें यही देखना है बार बार, फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटा, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और टोटल रिसिप्ट कम हो। सिंपल सी बात, पूरा सरकार का जितने भी रिसिप्ट हैं, चाहे वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट हो, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट दोनों को जोड़ना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों को जोड़ना है, तो टोटल एक्सपेंडिचर बन गए और टोटल रेवेन्यू। लेकिन टोटल रेवेन्यू में जो कैपिटल रिसिप्ट है उसमें बोरोइंग नहीं आएगा। क्यों? बोरोइंग को छोड़कर कैपिटल रिसिप्ट में बोरोइंग आता है, डिसइन्वेस्टमेंट आता है, रिकवरी ऑफ लोन आता है। तो बोरोइंग को यदि हम छोड़ दें, है ना, बोरोइंग को छोड़कर कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट और टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो वो हो गया वित्तीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। क्यों? क्योंकि फिस्कल डेफिसिट को ही दूसरा वर्ड कहते हैं हम बोरोइंग, इसलिए बोरोइंग को इंक्लूड नहीं करना है। सरकार का जितना भी खर्चा है उसमें से सरकार की सारी प्राप्तियां जितनी हुई हैं उनको माइनस कर दो, लेकिन सरकार ने जो उधार लिया है उसको नहीं, उसको छोड़कर बाकी सरकार ने जहां से भी पैसे अर्न किए हैं सारे उसके खर्चे में से घटा दो। फिर भी यदि खर्चा ज्यादा है और सरकार की इनकम कम है तो जो नुकसान आया है उसको हम कहेंगे फिस्कल डेफिसिट। रेफर टू एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, बोरोइंग को छोड़कर बाकी सब चीजें। कैपिटल रिसिप्ट में 3 आती हैं, बोरोइंग नहीं लेना है,
तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ठीक है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि भाई सरकार ने जो भी खर्चा किया है और जितना एक्स्ट्रा खर्चा किया है वो सब उधार लेके किया है, तो यानी कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब ही हम ये मानते हैं बोरोइंग। ठीक है, अब फिस्कल डेफिसिट यदि हो रहा है, सरकार कंटिन्यू पैसा उधार ले लेकर काम कर रही है, तो देखिए सरकार पूरी तरीके से ऋण जाल, डेब्ट ट्रैप यानी कि ऋण जाल, ऋणों के जाल में फंस जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए सरकार को यदि पैसा उधार लेना है तो उसको हर महीने या हर साल इंटरेस्ट देना होगा। अब भाई इंटरेस्ट भी देना है प्लस प्रिंसिपल भी देना है, और इस बार भी डेफिशिएट है तो अभी का भी उधार लेना है, मतलब कंटिन्यू सरकार उधार ले लेके काम करती जाएगी। तो एक तरीके से वो पूरी तरह से डेब्ट ट्रैप में फंस जाएगी। फिस्कल डेफिसिट ये बताता है कि सरकार के ऊपर ऋणों का पूरा घेरा है। Borrowings not only involve repayment of principal amount but also require payment of interest। हमें सिर्फ जितना पैसा उधार लिया है वही नहीं देना है, बल्कि उस पर इंटरेस्ट भी देना है। यहीं से बना है बेटा प्राइमरी डेफिसिट। यदि फिस्कल डेफिसिट में से हम सिर्फ इंटरेस्ट को माइनस कर दे, यदि मान लीजिए सरकार कहती है कि हमारे ऊपर 1500 करोड़ का घाटा है, सरकार ने कहा इस साल 1500 करोड़ का घाटा है, और इस सरकार को इतना घाटा है मतलब 1500 करोड़ रुपए सरकार हम पर खर्चा कर रही है। फिर बाद में पता चला कि उसमें से 1000 करोड़ तो इंटरेस्ट के हैं जो सरकार पहले ऑलरेडी ले चुकी है, दूसरी सरकार। तो सरकार 1500 करोड़ जो घाटा बता रही है उसमें से 1000 करोड़ तो वो इंटरेस्ट भर रही है, यानी कि सिर्फ पब्लिक में उन्होंने कितना खर्चा किया, 500 करोड़। यानी कि वित्तीय घाटे फिस्कल ईयर में से यदि मैं इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दूं तो वो बन जाता है प्राइमरी डेफिसिट। आई बात समझ में? हम हर साल कह रहे हैं इतना खर्चा कर रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, इतना नुकसान हो रहा है। अरे उस नुकसान में से ये तो बताइए कि आप इंटरेस्ट कितना दे रहे हो, क्योंकि जो इंटरेस्ट आप भर रहे हो वो पहले के लोन का है। तो हम कहते हैं ना कि 5 साल गवर्नमेंट काम करने के बाद अगली गवर्नमेंट आएगी, तो पहले वाली गवर्नमेंट ने यदि लोन ले रखा है तो उसके इंटरेस्ट की भरपाई तो अगली वाली गवर्नमेंट को करना होगा, फिर अगली वाली, तो इंटरेस्ट तो बेटा बढ़ता ही जा रहा है ना। तो फिस्कल डेफिसिट एक तरीके से बताता है डेब्ट ट्रैप। फिर इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट यदि कंटिन्यूशन में बोरोइंग करती रहती है, पैसा लाती रहती है, तो कहां से लाएगी, आरबीआई से भी लेकर आएगी। आरबीआई क्या करेगी, न्यू करेंसीज टू मेट द डेफिशिएंट रिक्वायरमेंट। आरबीआई को गवर्नमेंट कहेगी कि भाई करेंसी छापिए, नोट छापिए, तो उससे भी क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन आएगा। फिर फॉरेन डिपेंडेंसी, यदि गवर्नमेंट ने बाहर के विदेशों से पैसा उधार लिया है और यदि हम उनसे पैसा उधार लेंगे तो डेफिनेटली हमारी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, फिर वो हमारी इकोनॉमी में और हमारे मामलों में इंटरफेयर करेंगे। वो कहेंगे ऐसा नहीं ऐसा करिए, यहाँ से नहीं यहाँ से माल खरीदिए, हमसे माल खरीदिए, तो वो कहीं ना कहीं अपनी चलाएंगे और इससे हैम्पर द फ्यूचर ग्रोथ। ठीक है, हमें कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ करने में हमें प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम हम विदेशों की डिपेंडेंसी से कम हो, बोरोइंग कम से कम हो। ठीक है, फिर सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, फिस्कल डेफिसिट, जो ये घाटा है, वित्तीय घाटा है, सरकार को नुकसान हो रहा है क्योंकि सरकार के एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहे हैं, रिसिप्ट कम हो रही है, तो इसके लिए सरकार क्या करेगी, दो ही चीज, न्यू करेंसीज आरबीआई से प्रिंट करवाएगी जिसको हम कहेंगे डेफिसिट फाइनेंसिंग, या फिर इंटरनल सोर्सेस, हमारे देश में जो भी इंटरनल सोर्सेस हैं, कमर्शियल बैंक के, पब्लिक के, उनसे पैसा उधार लेगी, या फिर फॉरेन गवर्नमेंट से पैसा उधार लेगी। उधार तो लेना ही पड़ेगा, यदि पैसा नहीं है खर्चों के लिए तो क्या करेंगे। प्राइमरी डेफिसिट, डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द प्रीवियस बोरोइंग। जो मैंने अभी आपको बताया कि सरकार कह रही है कि 1500 करोड़ का घाटा है इस साल का, तो हमने कहा कि सर 1500 करोड़ में से आप इंटरेस्ट कितना दे रहे हो, 1000 करोड़। तो जो 1000 करोड़
सरकार इंटरेस्ट दे रही है वो पहले के बोरोइंग का है, पहले सरकार ने उधार ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट पे कर रही है, यानी कि करंट में उसका घाटा सिर्फ 500 करोड़ हम पर खर्चा कर रही है। इसी को यहाँ मैंने बताया है लो और जीरो प्राइमरी डेफिशिएट। यदि मान लीजिए कि प्राइमरी डेफिशिएट जीरो है, प्राइमरी डेफिशिएट जीरो है, सरकार अभी हम पर कुछ भी खर्च नहीं कर रही है, तो सरकार फिस्कल डेफिशिएट माइनस इंटरेस्ट, मतलब फिस्कल डेफिशिएट यदि 1000 करोड़ है वो 1000 करोड़ ही काय का है, इंटरेस्ट का। सरकार कह रही है कि 1000 करोड़ का हमारे नुकसान हो रहा है, तो वो 1000 करोड़ किस चीज का नुकसान का, जो पहले का लोन ले रखा है उसका इंटरेस्ट का, यानी कि सरकार अभी हम पर एक्स्ट्रा कुछ भी खर्च नहीं कर रही है। यानी कि प्राइमरी डेफिशिएट यदि जीरो बताया जाए, इसका मतलब क्या है कि सारा का सारा जो फिस्कल डेफिशिएट है वो किसके बराबर है, इंटरेस्ट के बराबर। किसके बराबर है बेटा, इंटरेस्ट के। हम सरकार कर रही है हम 1000 करोड़ नुकसान में चल रहे हैं, घाटे पे चल रहे हैं, हम आप पर खर्चा कर रहे हैं, पता चला 1000 करोड़ तो वो जो घाटे का है वो इंटरेस्ट का है, तो अभी तो सरकार हम पे एक्स्ट्रा कुछ भी खर्च नहीं कर रही। ठीक है, तो 3 तरह के डेफिशिएट बजट्स होते हैं। कौन कौन से, रेवेन्यू डेफिशिएट, टोटल, फिस्कल डेफिशिएट और प्राइमरी डेफिशिएट। अब मैं इनके फॉर्मूले लिखती हूँ और आपको संदीप गर्ग के रेफरेंस बुक वाले के सारे प्रैक्टिकल अनसॉल्व करा देती हूँ, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोगों ने फॉर्मूले लिख लिए हैं जो अभी हमने सीखे। रेवेन्यू डेफिशिएट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। फिस्कल डेफिशिएट, इसको अच्छे से याद करना, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, है ना, लेकिन बोरोइंग को छोड़कर। लेकिन ये फॉर्मूला बहुत कम यूज होगा। टोटल एक्सपेंडिचर कितनी चीजों से मिलकर बना होता है, रेवेन्यू और कैपिटल से, तो दोनों को अलग अलग कर लेंगे। रेवेन्यू डेफिशिएट जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू इनकम रिसिप्ट, और कैपिटल एक्सपेंडिचर इधर ज्यादा होगा, कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ये या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट की जगह ये भी मिल सकता है बेटा हमको, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू इनकम माइनस, कैपिटल एक्सपेंडिचर में से कैपिटल रिसिप्ट माइनस, बस। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट में बोरोइंग नहीं लेना है, बोरोइंग को छोड़कर डिसइन्वेस्टमेंट लेना है, रिकवरी ऑफ लोन लेना है। और रेवेन्यू रिसिप्ट ये भी ध्यान रखना, रेवेन्यू रिसिप्ट डायरेक्ट नहीं दी हो तो आपको ऐसा दिया होगा, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स, इसको भी याद रखना। कई बार रेवेन्यू रिसिप्ट डायरेक्ट नहीं देंगे, ये कहेंगे कि हमने टैक्स से इतने रुपए कलेक्ट किए और नॉन टैक्स से इतने कलेक्ट किए, तो यदि मैं दोनों को प्लस कर दूंगी बेटा तो रेवेन्यू रिसिप्ट बन जाएगा। ऐसे ही कैपिटल रिसिप्ट में बोरोइंग नहीं आएगा तो क्या आएगा, रिकवरी ऑफ लोन्स और डिसइन्वेस्टमेंट। ये सब मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में समझा चुकी हूं कि गवर्नमेंट को यदि पैसे चाहिए तो वो अपने शेयर्स को बेचकर पैसा ला सकती है, यानी कि अपनी एसेट्स को कम कर रही है वो। ठीक है, और रिकवरी ऑफ लोन, लोन दे रखा था वापस ले रही है, तो यहाँ पे भी वो अपनी एसेट्स को कम कर रही है और पैसा रिसिप्ट कर रही है, यानी कि कैपिटल रिसिप्ट। और लास्ट प्राइमरी डेफिशिएट, फिस्कल डेफिशिएट में से क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट, तो क्या आएगा, प्राइमरी डेफिशिएट। फॉर्मूले अभी देखो क्वेश्चन कितनी जल्दी होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन संदीप गर्ग, फर्स्ट क्वेश्चन गवर्नमेंट बजट, सारे ही करवा रही हूँ, 10 क्वेश्चन है, 10 आपकी प्रैक्टिस करवा रही हूँ, तो आपको अच्छे से इसके सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। इन अ गवर्नमेंट बजट रेवेन्यू डेफिशिएट इज 40 करोड़ एंड रेवेन्यू रिसिप्ट आर 90 करोड़ एंड कैपिटल रिसिप्ट आर 60 करोड़, देन हाउ मच इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिंपल सी बात है, हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने कैपिटल भी दे दिया लेकिन रेवेन्यू डेफिशिएट दिया है, रेवेन्यू डेफिशिएट। अब रेवेन्यू डेफिशिएट कब आएगा, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। तो रेवेन्यू डेफिशिएट दिया है क्वेश्चन में कितना बेटा, 40 करोड़, करोड़ भी लिखना। रेवेन्यू रिसिप्ट 90 करोड़ दिया है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं दिया, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जगह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही लिख दो। ये माइनस का है, इधर आएगा तो किसका होगा, प्लस का। 40 प्लस 90 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ गया।
अब जिन बच्चों को नहीं आता है वो सोचेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का कुछ होगा ही नहीं। आंसर में पीछे यूनिट जरूर लिखना, करोड़। नेक्स्ट, इन अ गवर्नमेंट बजट प्राइमरी डेफिसिट इज 5000 करोड़ एंड इंटरेस्ट पेमेंट इज 4000 करोड़। हाउ मच इज द फिस्कल डेफिसिट? प्राइमरी डेफिसिट दिया है तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला लिख देते हैं। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। इसका एक ही फॉर्मूला चलेगा। प्राइमरी डेफिसिट दिया है क्वेश्चन में 5000 करोड़, फिस्कल डेफिसिट नहीं है, इंटरेस्ट दे दिया है 4000 करोड़। 5000 का घाटा है जिसमें से 4000 का हम इंटरेस्ट भर रहे हैं, तो टोटल नुकसान कितना होगा? 5 + 4, फिस्कल डेफिसिट आ गया 9000 करोड़। सिर्फ जो दिया है उसका फॉर्मूला लिख दो और जो वैल्यू दे रखी है उसे लिखा। सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं है। नेक्स्ट, थर्ड, एज पर द गवर्नमेंट बजट द इंटरेस्ट पेमेंट आर एस्टिमेटेड 1,60,000 crore. If total borrowing requirement of the government are 2,40,000 crore, then how much is primary deficit? देखो पहले क्या क्या वैल्यू दे रखी है। थर्ड, सबसे पहले मुझे इंटरेस्ट दिया है कितना? 1,60,000 करोड़। मुझे बोरोइंग दिया है, टोटल बोरोइंग कितना? 2,40,000 करोड़। अब बेटा देखो, टोटल बोरोइंग यानी कि क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट। कितना टोटल हमने उधार लिया? 2,40,000। इसे क्या कहेंगे? फिस्कल डेफिसिट। हो गया क्वेश्चन, ये हो गया हमारा फिस्कल डेफिसिट 2,40,000। अब हमें क्या पूछा है उन्होंने क्वेश्चन में? प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। तो बेटा फिस्कल डेफिसिट 2,40,000 करोड़ में से 1,60,000 करोड़ माइनस कर दो, कितना आया? 80,000 करोड़। दैट विल बी आंसर। फोर्थ, interest payment as per government budget during a year 13,500 crore, which is 30% of primary deficit. Calculate fiscal deficit. अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल आ सकता है। देखो, इंटरेस्ट पेमेंट एज पर गवर्नमेंट बजट ड्यूरिंग आर 13,500। आपको बोला है कि इंटरेस्ट जो है वो 13,500 करोड़ है, ये विच इज 30% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। ये जो 13,500 है ये प्राइमरी डेफिसिट का 30% है। मतलब हमारा जो घाटा है प्राइमरी डेफिसिट उसका 30% हमारा इंटरेस्ट है, यानी कि 13,500। तो मैं प्राइमरी डेफिसिट निकाल सकती हूँ बेटा यहां से। प्राइमरी डेफिसिट 30/100 इधर आएगा तो क्या होगा? 13,500 इंटू 100/30। 13,500 इंटू 100/30, यह आया हमारा 45,000। तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट आ गया 45,000। क्या कहा उन्होंने? फिर से समझो। उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट पेमेंट एज पर गवर्नमेंट बजट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट हमारा 13,500 करोड़ है, जो 30% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट है। तो प्राइमरी डेफिसिट का 30% इंटरेस्ट है। यहां से प्राइमरी डेफिसिट निकला। उन्होंने हमसे प्राइमरी नहीं फिस्कल पूछा है, तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। अब देखो, दो चीजें हमको पता चल गई।
प्राइमरी डेफिशिट कितना है? 45,000 करोड़। फिस्कल पता नहीं है लेकिन इंटरेस्ट पता है 13,500। तो ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये आ गया बेटा आपका फिस्कल डेफिशिट। कितना होगा? 5 3 8 58,500 करोड़। आया समझ में? ये 5 क्वेश्चन बिल्कुल, 4 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल थे। 5th से आप क्वेश्चंस हैं जो आपको समझना होगा। क्वेश्चन देखो आपके सामने, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा अ गवर्नमेंट बजट, क्या क्या दे रखा है देखो क्वेश्चन में। अब यहां से आपको क्वेश्चन में देखकर, सामने फॉर्मूले देखकर क्वेश्चन करने होंगे। ये 4 तो बेसिक क्वेश्चन थे, ये आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं। और अब जो क्वेश्चन है वो आपके बड़े क्वेश्चन है। 5th नंबर का क्या क्या निकालना है देखो, रेवेन्यू डेफिशिट, फिस्कल डेफिशिट और प्राइमरी डेफिशिट, तीनों निकालने हैं। दिया है टैक्स रेवेन्यू, कैपिटल रिसिप्ट, नॉन टैक्स, बोरोइंग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इंटरेस्ट पेमेंट। एक एक चीज करते हैं देखो। 5th, सबसे पहले मुझे पता है कि रेवेन्यू रिसिप्ट कैसे निकलती है। टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू को प्लस कर देती हूं। दोनों हैं आपके पास। टैक्स है 47 और नॉन टैक्स है 10, तो 57 हो गई आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है बेटा आपको 80 करोड़, बाद में लिख देंगे। दोनों हो गए। रेवेन्यू डेफिशिट निकाल दो पहला, रेवेन्यू डेफिशिट फॉर्मूला लिख लेना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। कितना हुआ? 8 में से 5 गए 3, 23 करोड़ नहीं, अरब है बेटा। ठीक है, ये फर्स्ट। सिर्फ इतना पता होना चाहिए था कि रेवेन्यू रिसिप्ट कैसे आएगी, तो टैक्स और नॉन टैक्स दोनों को प्लस करेंगे तो रेवेन्यू आ गई। नेक्स्ट पूछा उन्होंने फिस्कल डेफिशिट, ये तो डायरेक्ट पता चल गया हमें। फिस्कल डेफिशिट क्या सिखाया है? फिस्कल डेफिशिट इज इक्वल टू बोरोइंग। तो बोरोइंग कितनी है बेटा? 32। तो फिस्कल डेफिशिट हो गया 32 अरब। नेक्स्ट प्राइमरी डेफिशिट पूछा है। प्राइमरी डेफिशिट फॉर्मूला फिस्कल डेफिशिट, अब ये फॉर्मूले में बार बार नहीं लिखूंगी, ऊपर लिख रखे हैं मैंने ऑलरेडी, माइनस इंटरेस्ट। तो फिस्कल डेफिशिट कितना है? 32 और इंटरेस्ट है 20। 32 अरब हमारा नुकसान है, जिसमें से 12 अरब हम इंटरेस्ट के भर रहे हैं। तो 32 में से 12 गए 20 अरब। ये हो गया हमारा प्राइमरी डेफिशिट। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। कैलकुलेट रेवेन्यू डेफिशिट, फिस्कल डेफिशिट और प्राइमरी डेफिशिट। आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया है, बोरोइंग, रिसिप्ट और इंटरेस्ट पेमेंट। देखो सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट दिया है, तो रेवेन्यू डेफिशिट निकाल लो। फॉर्मूले नहीं लिख रही हूं मैं, फॉर्मूले ऑलरेडी लिख रखे हैं। रेवेन्यू डेफिशिट कैसे निकलेगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 45,000 करोड़ माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट है 35,000 करोड़। 45 में से 10,000, 35 गए 10,000 करोड़। ये आ गया मेरा रेवेन्यू डेफिशिट। अब मुझे पूछा है उन्होंने फिस्कल, तो फिस्कल तो मैं बता दूंगी। फिस्कल डेफिशिट यानी कि बोरोइंग 12,000 करोड़। यूं ही घबराते थे आप लोग क्वेश्चन से, कितने सिंपल है। फिर इंटरेस्ट पेमेंट बोला है 30% ऑफ रेवेन्यू डेफिशिट। हम इंटरेस्ट कितना भर रहे हैं? 30% रेवेन्यू डेफिशिट का। 30% ऑफ रेवेन्यू डेफिशिट यानी कि 30/100 इंटू 10,000 करोड़। कितना हो गया? 3,000 करोड़।
ये हम क्या भर रहे हैं, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है, रेवेन्यू डेफिसिट का 30%। ओके, अब बोला उन्होंने प्राइमरी डेफिसिट, तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट, तो आंसर आया 9,000 करोड़। क्लियर? चले नेक्स्ट, 7th, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट रेवेन्यू रिसिप्ट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। सबसे पहले बेटा देखो, आपको रेवेन्यू डेफिसिट दिया है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी दिया है और रेवेन्यू रिसिप्ट, यही होता है। तो रेवेन्यू डेफिसिट दे रखा है आपको 6,000, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है 11,000, तो रेवेन्यू रिसिप्ट हम निकाल सकते हैं, पूरा लिख देते हैं। ये माइनस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। रेवेन्यू रिसिप्ट, और 11,000 में से 6,000 माइनस हो गए, 5,000 करोड़। ये आ गई हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट। नेक्स्ट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी। प्राइमरी तो तभी निकल सकता है जब फिस्कल हो। अब देखो, फिस्कल डेफिसिट के लिए, फिस्कल डेफिसिट के लिए रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों है। रेवेन्यू मैंने यहां से निकला हुआ है, रेवेन्यू डेफिसिट 6,000। जब भी आपको फिस्कल डेफिसिट निकालना हो तो यही फॉर्मूला आपके काम आएगा। रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, तीनों आपके पास है। देखो, रेवेन्यू डेफिसिट है आपके पास 6,000, कैपिटल एक्सपेंडिचर है आपके पास 14,000 और कैपिटल रिसिप्ट नहीं है लेकिन नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, उधारी को छोड़कर बाकी कैपिटल रिसिप्ट। डेप्ट मतलब ऋणी होता है, दूसरों से लेना, तो नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट कितना दे रखा है, 8,000। तो 14 और 6 20, 20 में से 8 गए, 12,000 करोड़। ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट या नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, है ना। क्यों? क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू में दो आते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट को अलग कर दो और कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट को अलग कर दो, फॉर्मूले को तोड़ दिया। और लास्ट प्राइमरी डेफिसिट पूछा है, तो 12,000 फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट को माइनस कर दो। इंटरेस्ट कितना है, 7,000, तो 5,000 करोड़। क्लियर बेटा? चले 3 और बचे हैं, फटाफट कंप्लीट करते हैं, पूरा चैप्टर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ो 8th। प्राइमरी डेफिसिट दिया है, फिस्कल डेफिसिट दिया है, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट दिया है और रेवेन्यू डेफिसिट दिया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पूछा है सबसे पहले, तो क्या पूछा है भाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंटरेस्ट पेमेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो देखो 7th 8th, सबसे पहले तो प्राइमरी डेफिसिट, इसका फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। तो प्राइमरी डेफिसिट दिया है कितना, 8,000, फिस्कल दिया है 11,000, तो इंटरेस्ट निकल सकता है बेटा। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बिल्कुल हो जाएगा। ये माइनस का इधर आया तो प्लस का हो जाएगा, और 11 में से 8 गए, 3,000 करोड़। क्या आ गया, इंटरेस्ट। अब इन्होंने हमसे कैपिटल एक्सपेंडिचर पूछा है और क्वेश्चन में नॉन डेप्ट दिया है,
तो मैं फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला लगा देती हूं। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट, फिर से फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। अब देखो फिस्कल डेफिसिट दिया है 11,000, रेवेन्यू डेफिसिट दिया है 5,000, कैपिटल हमें निकालना है और नॉन डेप्ट क्रिएटिंग हमें दिया है 9,000। ये हो गया क्वेश्चन। बस यही फॉर्मूला काम आएगा, ध्यान रखना। 5 में से 9 गए, 11,000 5 में से 9 गए, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस 9,000, ये माइनस का है, इधर आए, सॉरी माइनस 9 में से 5 गए, तो 9 में से 5 गए 4, माइनस के 4,000, माइनस के 4 इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 11 प्लस 4 कितना हो गया भाई? 15,000 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, 5 में से 9 गए तो माइनस के 4, इधर आया तो प्लस का। लास्ट टू 9th नंबर का क्वेश्चन। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। सबसे पहले टैक्स रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और नॉन टैक्स रेवेन्यू दे रखा है, तो भाई मैं रेवेन्यू डेफिसिट निकालती हूं। रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो दे रखा है 3,700 और रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं दिया है, लेकिन टैक्स और नॉन टैक्स दिया है, तो दोनों को प्लस कर लूं। टैक्स रेवेन्यू देखो 1,200 और 2,000, रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है बेटा, लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट की जगह टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स दिया है, तो दोनों को प्लस करेंगे 32, तो ये आ गया आपका 3,700 में से 3,200 गए 500 करोड़। रेवेन्यू डेफिसिट का आंसर आ गया। अब निकालना है हमें फिस्कल डेफिसिट, तो फिस्कल डेफिसिट यही फॉर्मूला है जो मैं यहां है, अब लिख नहीं रही हूं। रेवेन्यू डेफिसिट निकाला है मैंने 500 करोड़, लिख देती हूं। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर, देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी दे रखा है 500। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। तो बेटा इसमें दो चीजें आएंगी, रिकवरी ऑफ लोन और डिसइन्वेस्टमेंट। अभी बताया था ना मैंने, कैपिटल रिसिप्ट में 3 चीजें आती है। कैपिटल रिसिप्ट में क्या क्या आता है? 3 चीजें, बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन और डिसइन्वेस्टमेंट। तो बोरोइंग को नहीं लेना है, तो ये 2 चीजें आएंगी कैपिटल रिसिप्ट में। तो रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रिकवरी ऑफ लोन 145 और डिसइन्वेस्टमेंट 120। फॉर्मूला देख लो फिर से एक बार। रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये रेवेन्यू डेफिसिट है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है और ये कैपिटल रिसिप्ट है बोरोइंग को छोड़कर। कर लीजिए, आ जाएगा 500 और 500 1000, 1000 145 और 120, 6 और 1 2, 265। 1000 में से 265 गए, 735, दैट विल बी आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन था। कैपिटल रिसिप्ट में 3 चीजें आती हैं, बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन और डिसइन्वेस्टमेंट। बोरोइंग को नहीं लेंगे, ये दोनों लेंगे। लास्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट प्राइमरी डेफिसिट। लेकिन प्राइमरी डेफिसिट से पहले आपको वापस से क्या निकालना पड़ेगा? फिस्कल डेफिसिट, यही फॉर्मूला लगा के। क्वेश्चन नंबर 10th,
प्राइमरी डेफिसिट पूछा है, लेकिन प्राइमरी डेफिसिट कब निकलेगा? जब फिस्कल निकलेगा, क्योंकि फिस्कल माइनस इंटरेस्ट होता है। तो पहले फिस्कल डेफिसिट निकालो। वही वापस से रेवेन्यू डेफिसिट दिया है 40, कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया है 220, माइनस नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट 190। अब तो याद हो गया, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेप्ट कैपिटल क्रिएटिंग। 220 और 40, 260 माइनस 190 कितना होगा भाई? 260 माइनस 190 70, बिल्कुल 70 करोड़ फिस्कल डेफिसिट। प्राइमरी पूछा है तो फिस्कल में से इंटरेस्ट को माइनस कर दो, 70 में से 20 गया तो 50 करोड़। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारे क्वेश्चंस हो गए। ले देके एक ही फॉर्मूला है, कौन सा वाला? रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। और रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं दिया हो तो टैक्स और नॉन टैक्स को प्लस करना। कंप्लीट गवर्नमेंट बजट, पूरा थ्योरी और पूरा प्रैक्टिकल। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट। कल मिलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट के साथ और बैलेंस ऑफ पेमेंट। दोनों चैप्टर कंप्लीट होने के बाद पीवाईक्यूज, नेशनल इनकम और जितने भी प्रैक्टिकल्स पिछले 5-10 सालों में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आए हैं सारे आपको समझाने वाली हूं। तो चैनल के साथ बने रहना है। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? सपोर्ट द चैनल एंड सपोर्ट टू मी। बाय, टेक केयर।